नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के इतिहास का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप में राष्ट्रवाद का फ्रांस की क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, ये तीनों चीज पढ़ लिए थे। और आज पढ़ने वाले हैं यूनान कैसे आजाद हुआ। जी हाँ, यूनान एक देश है जो कि यूरोप महादेश में है और यूनान पर तुर्की का अधिकार था। किसका अधिकार था? तुर्की देश का अधिकार था। तो आज हम पढ़ेंगे कि यूनान कैसे तुर्की देश से आजाद हुआ है। ठीक है, तो यूनान का गौरव में अतीत रहा है। यूनान का क्या गौरव में अतीत रहा है, यानी जो यूनान की जो संस्कृति है, वेशभूषा है, ये जो ना इतिहास से जुड़ा हुआ है। क्या इतिहास से जुड़ा हुआ है यूनान देश के लोगों के बारे में, जिसके कारण इसे पश्चात का मुख्य स्रोत माना जाता है। और इसी की वजह से पूरा यूरोप में जो है इसी की संस्कृति की चर्चा होती है। किसकी? यूनान देश की। यूनान का साहित्य, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, ज्ञान, विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। जो यूनान का जो साहित्य है, ज्ञान विज्ञान है, चिकित्सा है, कला है, विचार है, दर्शन है, वो यूरोप वासियों के लिए क्या एक वरदान का स्रोत रहा है। यूरोप वासी किसे कहेंगे? यूरोप एक महादेश है। और यूरोप में कितने देश है, क्या आप लोग बता सकते हैं? तो यूरोप में कुल 44 देश है। कितने हैं? 44 देश है। यूरोप में कुल 44 देश है। तो यूरोप वासियों बोले यानी 44 देश मिल जाएंगे। ठीक है, यूरोप वासियों बोले तो यानी 44 देश के लोगों के बारे में बोल रहा है। यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है यूनान का। फिर बोल रहा है यूनान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का पश्चात है, यानी स्रोत है। यूनान का यूरोपीय सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। देखिए, एक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनता है कि यूनान को किसे कहा जाता है? यूनान को किसे कहा जाता है? तो यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, यूनान को जो है वो यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। फिर बात करते हैं कि यूनान के लोग ऑर्थोडॉक्स चर्च को भी मानते हैं। अब पूछेगा कि यूनान के जो लोग हैं वो किसे मानते हैं? यूनान के लोग किसे मानते हैं? तो ऑर्थोडॉक्स, क्या ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानते हैं। अच्छा, चर्च किस धर्म के अंदर आता है? तो चर्च ईसाई धर्म के अंदर आता है। ठीक है, यानी जो यूनान के जो लोग हैं वो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग अधिकतर। यूनान तुर्की का अधीन था। यूनान पर किसका अधिकार था? तो तुर्की का अधिकार था। यूनान किसका गुलाम था? तो तुर्की का गुलाम था। ठीक है, तुर्की एक देश है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। देखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा कि तुर्की को क्या कहा जाता है, तो लिखिएगा तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यहाँ देखिए 2-3 ऑब्जेक्टिव बनता है। पहला पूछेगा कि यूनान को क्या कहा जाता है, तो यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। तुर्की को क्या कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। और बात करते हैं तो यूनान के लोग किसे मानते थे? तो यूनान को लोग ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानते थे। यूनान किसका अधीन था? तो तुर्की का अधीन था। यूनान पर किसका तुर्की किस देश पर अधिकार किया था? तो तुर्की जो है यूनान देश पर अधिकार किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनानियों में तुर्की से अलग होने के लिए, जो यूनान के लोग हैं वो तुर्की देश से अलग होने के लिए हितोरिया फिलाइट नामक एक संस्था का स्थापना किया। एग्जाम में पूछेगा कि यूनानी के जो लोग हैं वो तुर्की से अलग होने के लिए किसका स्थापना किया? तो आप लोग बोलिएगा कि यूनान जो है वो तुर्की से अलग होने के लिए हितोरिया फिलाइट नामक एक संस्था का गठन किया। कहाँ किया? तो ओडेसा नामक स्थान पर किया। कहाँ किया? ओडेसा नामक एक स्थान है वहीं पर किया है। फिर बात करते हैं 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी। क्या? अलेक्जेंडर चिपसिलांटी, जिसको घेर रहे हैं वो इंपोर्टेंट है। ठीक है, 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ। अब देखिए, एक भारत देश है। ठीक है, हमारा देश भारत है। इस पर किसका शासन व्यवस्था था? तो इस पर इंग्लैंड का था। किसका? अंग्रेज का शासन व्यवस्था था। अच्छा, इंग्लैंड का जब शासन व्यवस्था था, जब अंग्रेज शासन कर रहा था, तो पहला विद्रोह किसने किया था? तो पहला विद्रोह महात्मा गांधी ने किया था 1917 ईस्वी को। कितने ईस्वी को? 1917 ईस्वी को चंपारण सत्याग्रह किया था। वैसे ही जो तुर्की का शासन यूनान पर था, यूनान पर जब तुर्की का शासन था तो यूनान के लोग विद्रोह कब किया?
तो 1821 ईस्वी में किया। और किसके नेतृत्व में किया? तो अलेक्जेंडर चिपसिलांटी। भारत के लोग किसके नेतृत्व में किया? तो महात्मा गांधी के। और यूनान के लोग अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में किया 1821 ईस्वी में। फिर बात करते हैं इंग्लैंड के महान कवि। क्या इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड वायरन, लॉर्ड वायरन इंग्लैंड के एक महान कवि थे। उसका नाम क्या था? लॉर्ड वायरन था। यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए। देखिए, यूनान के जो स्वतंत्रता के लिए ना, इंग्लैंड के एक महान कवि था लॉर्ड वायरन, वो शहीद हो गए यानी मरे। फिर बात करते हैं रूस यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। यानी जो रूस देश है, एक देश है रूस, जो कि भारत का पक्का मित्र कह सकते हैं। तो रूस की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। तो रूस जो है वो यूनान, यहाँ पे बोल रहा था कि रूस यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। यानी जो रूस है वो यूनान की स्वतंत्रता को लेकर एक पक्षधर था, यानी यूनान की स्वतंत्रता करना चाहते थे। कौन? रूस यूनान की मदद करना चाहते थे। फिर है कि 1862 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1862 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं? इंग्लैंड को। इंग्लैंड बोले या ब्रिटेन बोले, कंफ्यूज नहीं होना है, उसी को बोलते हैं। तो इंग्लैंड और रूस कौन कौन से देश? तो एक था ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, और दूसरा थे रूस। कौन थे? रूस। रूस में एक समझौता हुआ। ये दो देशों में, इंग्लैंड और रूस में एक समझौता हुआ। क्या हुआ? कि वे तुर्की यूनान के विवाद में मध्यस्थता करेंगे। यानी जो तुर्की और यूनान के बीच में जो विवाद हो रहा है उसको खत्म करेंगे, उसमें दोस्ती बनाए रखेंगे। किसमें? यूनान और तुर्की में। ठीक है, इसमें मध्यस्थता करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, जो रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है, और वो जो यूनान की मदद कर रहा है, तो कौन जीतेगा? स्वाभाविक है यूनान ही जीतेगा। ठीक है, तब देखते हैं क्या होता है। चलिए, अगला पॉइंट है कि फ्रांस का राजा चार्ल्स दसम भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा। जो फ्रांस का राजा था चार्ल्स दसम, चार्ल्स दसम के बारे में बताए थे कि चार्ल्स दसम 1824 से लेकर 1830 ईस्वी तक फ्रांस का राजा बना रहा। तो जब यूनान की स्वतंत्रता की बात आई तो जो चार्ल्स दसम है वो यूनान की स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा। फिर ये 1827 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1827 ईस्वी में लंदन में। अच्छा, लंदन कहाँ है? तो इंग्लैंड का राजधानी लंदन है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, वैसे ही इंग्लैंड का राजधानी लंदन है। तो लंदन में एक सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? एक सम्मेलन हुआ। कितने ईस्वी में? 1827 ईस्वी में लंदन में हुआ था। कहाँ पे? लंदन में एक सम्मेलन हुआ। और उस सम्मेलन में कितने कितने देश थे? तो 3 देश थे। पहला था इंग्लैंड, दूसरा फ्रांस और तीसरा रूस। ये तीनों देश, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, तुर्की के खिलाफ, किसी खिलाफ? तुर्की के खिलाफ, और यूनानी स्वतंत्रता, सॉरी, यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय किया। जो ये तीनों देश है, 1827 ईस्वी को लंदन में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ये तीनों का सम्मेलन हुआ और तुर्की के खिलाफ और यूनान के समर्थन में एक कार्रवाई करने का निर्णय किया। ठीक है, फिर बात करते हैं इंग्लैंड, रूस और फ्रांस की संयुक्त सेना नवारीनो की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? नवारीनो की खाड़ी। याद रखिएगा, नवारीनो की खाड़ी। जैसे कि भारत में है बंगाल की खाड़ी, भारत में है बंगाल की खाड़ी, वैसे ही जो यूनान में है वो है नवारीनो की खाड़ी। नवारीनो की खाड़ी में तुर्की को के खिलाफ एकत्र हुई। ये तीनों देश है, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ये तीनों देश नवारीनो की खाड़ी में एकत्र हुए और युद्ध में तुर्की तथा मिस्र। देखिए यहाँ पे समझिए, एक चीज हम समझाते हैं। जो यूनान जो देश था, जो यूनान देश था, उनके समर्थन में 3 देश थे। कौन कौन से देश? 3 देश थे। पहला है इंग्लैंड, दूसरा फ्रांस और चौथा है रूस। पहला इंग्लैंड, फ्रांस और रूस लिख देते हैं। इंग्लैंड है पहला है इंग्लैंड, दूसरा है फ्रांस और तीसरा है रूस। और अब जो ये तुर्की है, अब जो तुर्की जो देश है, तुर्की देश के समर्थन में कौन देश है? तो मात्र एक देश है और वो देश का नाम है मिस्र। तुर्की के समर्थन में मात्र एक ही देश है, वो है मिस्र,
और यूनान के समर्थन में 3 देश है, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। तो यहाँ पे युद्ध में तुर्की तथा मिस्र की सेना बुरी तरह पराजित हुए। पराजित का मतलब हार गए। जो तुर्की और मिस्र के जो सेना थे वो बुरी तरह हारा नहीं, बुरी तरह हारा। ठीक है, फिर बात करते हैं तो 1829 ईस्वी को एड्रियानोपोल के संधि के तहत, कुछ एग्जाम में पूछा जाएगा कि एड्रियानोपोल की संधि कब हुई, तो बोलिएगा जो एड्रियानोपोल की जो संधि हुई थी वो 1829 ईस्वी में हुई थी। कितने ईस्वी में? 1829 ईस्वी में। 1829 में एड्रियानोपोल की संधि के तहत यूनान को स्वायत्तता दिया गया, परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि को मानने के लिए इनकार कर दिया। जो 1829 ईस्वी में है वो एड्रियानोपोल की संधि के तहत यूनान को स्वायत्तता दिया गया, यानी जो यूनान पर है वो तुर्की का शासन रहेगा, स्वतंत्रता नहीं दिया गया, स्वायत्तता दिया गया। जो स्वायत्तता का मतलब होता है कि यूनान पर तुर्की का शासन रहेगा, लेकिन शासन नियम कानून से करेगा। क्या? नियम कानून से शासन करेगा यूनान पर। लेकिन यह बात मानने से यूनानी राष्ट्रवादी यानी यूनान के जो लोग थे ये बात मानने से इनकार कर दिया। हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमको स्वायत्तता नहीं चाहिए, ऐसा यूनान को कहना था। 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा, अब एग्जाम में पूछेगा कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई, तो बोलिएगा कि कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, के द्वारा यूनान को स्वतंत्रता राष्ट्र घोषित कर दिया। देखिए 1832 ईस्वी में यूनान को पूरी तरह से स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। फिर है बेवेरिया के शासक, किसके शासक? बेवेरिया के। याद रखिए बेवेरिया एक जगह का नाम है। तो बेवेरिया का शासक का नाम क्या है? ओटो। बेवेरिया के शासक का नाम है ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित कर दिया। उसके बाद यूनान का राजा ओटो बन गया जो कि बेवेरिया का शासक था। ठीक है, और यहाँ पे यूनान की पूरी आजादी समाप्त होती है। जैसे भारत 1947 में पूरी तरह से आजाद हो गया, वैसे ही यूनान 1832 ईस्वी को पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। ठीक है, अब एक दूसरा देश की बात करते हैं और उस देश का नाम है पोलैंड। क्या? उस देश का नाम है पोलैंड। अब पोलैंड देश की बात करते हैं। चलिए अब पोलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो पोलैंड पर रूस का शासन था। पोलैंड पर किसका शासन था? तो पोलैंड एक देश है जिस पर रूस का शासन था। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और उसी का शासन है पोलैंड पर। 1830 ईस्वी में पोलैंड ने भी रूस से स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया, परंतु रूस ने पोलैंड का विद्रोह को दबा दिया। अब जो 1830 ईस्वी में है वो पोलैंड रूस के खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन रूस उतना बड़ा देश है वो उस आंदोलन को कुचल दिया गया, दबा दिया। उसके बाद सन 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद पोलैंड आजाद हो गया। अब देखिए 9th क्लास में आप पढ़े होंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध है वो कितने ईस्वी से लेकर कितने ईस्वी तक चला था? तो 1918 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। कितने? 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। और यहाँ पे बोल रहा है कि 1918 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया उसके बाद पोलैंड आजाद हो गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में रूस भी शामिल थे। ठीक है, ये था पोलैंड के बारे में। छोटा सा है, छोटा छोटा सा देश है। तो पोलैंड क्या है? पोलैंड पर रूस का शासन था। 1830 ईस्वी में पोलैंड विद्रोह किया, लेकिन विद्रोह को दबा दिया गया। फिर 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड पूरी तरह से आजाद हो गया। अब बात करते हैं हंगरी के बारे में। तो हंगरी भी एक छोटा सा देश है और हंगरी पर ऑस्ट्रिया का शासन था। किसका शासन था? तो ऑस्ट्रिया एक देश है, बताए थे। इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण में बताए थे कि ऑस्ट्रिया एक देश है। तो ऑस्ट्रिया का शासन हंगरी पे था। हंगरी पे किसका शासन था? हंगरी पे ऑस्ट्रिया का शासन था। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो हंगरी का राजधानी है वो राजधानी क्या है? तो हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट क्या है? हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट। फिर हंगरी ने सन 1848 के आंदोलन का नेतृत्व कुसुत और फ्रांसीसी डीक के द्वारा किया गया। एग्जाम में पूछा जाएगा कि हंगरी में 1848 ईस्वी की आंदोलन किसके द्वारा किया गया? तो कोसुत और फ्रांसीसी डीक, ये दोनों एक व्यक्ति का नाम है। कोसुत और फ्रांसीसी डीक के द्वारा किया गया था। ठीक है, हाँ,
तो जो हंगरी है वो 1848 ईस्वी के आंदोलन में कोसुत और फ्रांसीसी डीक के द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं तो कोसुत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। जो कोसुत जो था, कोसुत एक व्यक्ति का नाम है, तो कोसुत जो था वो लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। लोकतांत्रिक किसे कहते हैं? जो लोग लोकतंत्र को पसंद करते हैं उसे लोकतांत्रिक कहते हैं। लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो जो कोसुत थे वो लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। फिर बात करते हैं 31 मार्च 1848 ईस्वी को, कितने ईस्वी को, डेट भी याद रखिएगा, 31 मार्च 1848 ईस्वी को हंगरी से ऑस्ट्रिया का शासन समाप्त हो गया। 1848 ईस्वी के हंगरी को, हंगरी का ऑस्ट्रिया का, सॉरी 1848 ईस्वी को हंगरी से ऑस्ट्रिया का शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया। हंगरी भी अब आजाद हो गया। तो देखिए कि पोलैंड भी आजाद हो गया, हंगरी भी आजाद हो गया। अब एक छोटा सा देश है बोहेमिया, अब देखते हैं उस पर किसका शासन था, उसके अधिकार। तो बोहेमिया पर ऑस्ट्रिया का शासन था, किसका था? देखिए हंगरी और बोहेमिया दोनों पर ऑस्ट्रिया देश का ही शासन था। तो हंगरी तो आजाद हो गया, बोहेमिया की बारी है, तो बोहेमिया पर ऑस्ट्रिया का शासन था। बोहेमिया में बहुत संख्यक जनता चीक प्रजाति के थे। किस कौन से प्रजाति के थे एग्जाम में पूछा जाएगा। जो बोहेमिया देश है उस पर सबसे किस प्रजाति के लोग पाए जाते थे, तो बोलिएगा चेक प्रजाति के लोग। किस प्रजाति के लोग? चेक प्रजाति के लोग। हाँ, तो जो बोहेमिया पर है उस चेक प्रजाति के लोग सबसे अधिक पाया जाता था और बोहेमिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ऑस्ट्रिया बोहेमिया को स्वायत्तता देने की मांग को स्वीकार कर लिया। जो बोहेमिया के लोग थे, बोहेमिया तो एक छोटा सा देश है, वो पिछाड़े तो लड़ नहीं सकते हैं, तो ऑस्ट्रिया को बोला कि हमें स्वतंत्रता नहीं देना है तो मत दो, स्वायत्तता कम से कम दे दो। तो जो ऑस्ट्रिया है वो स्वायत्तता लेने की मांग को स्वीकार कर लिया, लेकिन आंदोलन हिंसात्मक होने के कारण कुचल दिया गया। अब वो उतना ज्यादा मजबूत आंदोलन नहीं किया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया है वो आंदोलन को कुचल दिया और स्वायत्तता भी नहीं दिया बोहेमिया को। फिर 28 अक्टूबर 1918 ईस्वी को बोहेमिया आजाद हो गया। अब 1918 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध हुआ जिसमें कि ऑस्ट्रिया भी शामिल थे। ऑस्ट्रिया हार गया तो बोहेमिया को आजाद कर दिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब एक बात करते हैं टॉपिक की, ओटोमन साम्राज्य की। आपके बुक में दिया है ओटोमन साम्राज्य, देख लेते हैं वो क्या है। ओटोमन साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रवाद के प्रभाव के कारण, किसके प्रभाव के कारण? राष्ट्रवाद के प्रभाव के कारण ओटोमन साम्राज्य का पतन हो गया। ओटोमन साम्राज्य का पतन हो गया किसके कारण, यानी पूछा जाएगा ओटोमन साम्राज्य का पतन किसके कारण हुआ, तो बोलिएगा ओटोमन साम्राज्य का पतन राष्ट्रवाद के कारण हो गया। बाल्कन क्षेत्र, एक क्षेत्र का नाम बोला है, इस क्षेत्र का नाम है बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार में स्लाव जाति है, कौन सी जाति के? स्लाव जाति को संगठित कर सर्बिया को जन्म दिया। अब सर्बिया क्या है, जगह का नाम है या कोई व्यक्ति का नाम है, ये तो नहीं कह सकते क्योंकि बुक में नहीं दिया गया, बस बोला गया है सर्बिया को जन्म दिया। तो याद कर लीजिएगा कि जो बाल्कन क्षेत्र में है वो राष्ट्रवाद के प्रसार में स्लाव जाति को संगठित कर सर्बिया को जन्म दिया। ठीक है, और यही से आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। यूरोप में राष्ट्रवाद पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। तो एक लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें आपको बताएंगे जो यूरोप में राष्ट्रवाद है इस पर विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हम बताने वाले हैं। और एक सुनिश्चित डेट दे देंगे कि इस डेट को ये हुआ, जैसे कि यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ था, तो यंग यूरोप का स्थापना 1831 में हुआ था। तो ये हम दे देंगे, एक डेट फिक्स करेंगे और डेट लिखेंगे और इधर क्या क्या चीज घटनाएं घटी है यूरोप में राष्ट्रवाद का वो सारे हम दे देंगे। एक लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये तीनों हम करवाएंगे, तो ये चैप्टर पूरा तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए